ये डेमोस्ट्रेटिव एग्जाम्पल जो होता है, प्रदर्शनात्मक उदाहरण, जो मैंने आपको कल बताया था करिकुलम मटेरियल्स के बारे में कि करिकुलम मटेरियल्स क्या होते हैं। तो आज हम डेमोस्ट्रेशन एग्जाम्पल प्रदर्शनात्मक उदाहरण के बारे में जानते हैं। प्रदर्शनात्मक उदाहरण से आप भली भांति परिचित हो कि जिसे हम प्रदर्शन करते हुए, दिखाते हुए बच्चों को समझाते हैं, वैसी चीज़ों को हम प्रदर्शनात्मक उदाहरण के रूप में मानते हैं। और ये प्रदर्शनात्मक उदाहरण जो होते हैं अमौखिक होते हैं, यानी ये मतलब कि मौखिक नहीं होते, अमौखिक रूप में सामने होते हैं। जैसे कि ये मार्कर क्या है, ये भी अमौखिक है, ये बोल तो नहीं सकता है, बोल तो यहाँ सिर्फ मैं सकती हूँ, बोर्ड है, ये भी अमौखिक है। तो डेमोस्ट्रेशन एग्जाम्पल जो होते हैं अमौखिक के रूप में विद्यमान होते हैं और जो सब्जेक्ट कंटेंट से हमारे रिलेटेड होते हैं और कंटेंट को काफ़ी क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इनका काफ़ी विशेष महत्व होता है क्योंकि बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं डेमोस्ट्रेशन चीज़ को देख करके, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं। और ये विषय वस्तु के स्थूल रूप होते हैं। मैंने बोला ना कि जो भी विषय वस्तु आपको पढ़ाना है तो आप विषय वस्तु से रिलेटेड कोई मटेरियल्स लेके जाते हो, बच्चों को दिखाते हुए पढ़ाते हो। जैसे ये मार्कर है और मार्कर के बारे में आपको उनको पढ़ाना है, तो मैं अब मार्कर दिखा रही हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, डेमोस्ट्रेशन एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जो प्रदर्शनात्मक उदाहरण जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, इन चीज़ों को हम समझते हैं। ये जो भी डेमोस्ट्रेशन एग्जाम्पल होता है ना, वो क्लास में क्यों हम शो करते हैं आप जानते हैं? क्योंकि क्लास में हम इस तरह से डेमोस्ट्रेशन करते हुए दिखाएंगे ना, तो जो क्लासरूम का वातावरण होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। कहीं ना कहीं निरस्ता की अगर स्थिति होती है वो जो होती है ख़त्म हो जाती है और क्लासरूम काफ़ी क्लासरूम जो होता है अट्रैक्शन वाला हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, बच्चों का ध्यान आकर्षित करता है सब्जेक्ट कंटेंट की तरफ। तो ये कितने तरह के होते हैं? पहला है मूल वस्तु या वास्तविक पदार्थ। मूल या वस्तु या वास्तविक पदार्थ के रूप में आप अच्छी तरह जानते हैं कि मूल वस्तु क्या है, जिसे प्रत्यक्ष देखकर छात्रों को ज्ञान प्राप्त करते हैं, सही ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिन अनुभव व ज्ञान को बालक स्वयं प्राप्त करते हैं, दूसरों से प्राप्त हुए ज्ञान से कहीं उनके लिए परमानेंट होता है। अब मैंने आपको बताया ना कि जैसे मुझे पोटैटो के बारे में पढ़ाना है, तो मैं यहाँ पोटैटो लाऊंगी, आपको पोटैटो देखते हुए पढ़ाऊंगी कि देखिए ये पोटैटो है, पोटैटो का आकार ऐसे होता है। तो आप जब देखोगे ना तो बहुत क्लियर होगा। मैंने बोला ना कि ये मार्कर में दिखाते हुए आपको पढ़ाऊँगी, तो ये क्या हो गया, मूल या वास्तविक पदार्थ हो जाएगा। दूसरा होता है नमूना या प्रकृति। मान लीजिए कुछ ऐसा चीज़ पढ़ाना है जिसको हम वास्तविक पदार्थ नहीं दिखा सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में है, या फिर कोई सिविक्स में हमको संसद पढ़ाना है, तो क्या आप संसद उठा के ला के पढ़ाइएगा? नहीं कीजिएगा ना। तो संसद का एक प्रतिकृति या नमूना बना के आप बच्चों को दिखा सकती हैं। या रेलवे ट्रैक पढ़ाना है तो रेलवे ट्रैक का आप नमूना बना के बच्चों को दिखा सकती हैं। तो ये नमूना या प्रतिकृति होता है जो वास्तविक पदार्थ का हम बना के मॉडल के रूप में जो आप बना के ले जाती हैं ना, वही होगा। उसके बाद चित्र होता है। कुछ हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो होते हैं चित्र चार्ट पेपर पर बना के ले जाते हैं और बच्चों को दिखाते हुए पढ़ाते हैं। तो ये भी हमारा इसी का उदाहरण है। रेखा चित्र। रेखा चित्र में क्या करते हैं, चित्रों के निर्माण में कभी कभी ज़्यादा व्यय की आवश्यकता होती है। जैसे चित्र बनाना है तो कलर्स आपके पास नहीं है, आपके पास उतना बड़ा ये नहीं है, पेपर नहीं है, चार्ट पेपर नहीं है, तो आप छोटा सा रेखा चित्र भी बना के ले सकती हैं। और रेखा चित्र के अध्यापक द्वारा कभी कभी रेखा चित्र जो अध्यापक द्वारा सैंपल पर भी बनाया जा सकता है, ब्लैक बोर्ड पे भी बना सकते हैं और हम कुछ पेपर्स में भी बना के ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा सा चार्ट पेपर हो, बस कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ग्राफ का प्रमुख उद्देश्य होता है, जैसे कि गणित है, विज्ञान है, या इकोनॉमिक्स है, या भूगोल है, तो इस सब में पढ़ाने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। उसके बाद मानचित्र। बहुत सारे सब्जेक्ट में अगर जैसे हमको मान लीजिए मैप के बारे में पढ़ा रहे हैं कि ये नदी यहाँ पाई जा रही है, ये राज्य यहाँ पर है, तो आप मानचित्र के द्वारा दिखाइएगा तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चार्ट मैंने इसके पहले जैसे बताया है, चित्र जो बताया है ना उसी तरीके से चार्ट भी होता है। तो चार्ट के द्वारा भी हम बहुत सारी चीज़ों को चार्ट में करके हम दिखा सकते हैं। तो ये हो गया कि उदाहरण के कितने भेद होते हैं, उपयोग की विधि क्या होती है, इसमें पर्याप्त समय देनी चाहिए। जब भी आप बच्चों को दिखा रहे हैं तो आराम से समय देते हुए हर एक बच्चा को दिखाइए। हड़बड़ी की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत सारे बच्चे हैं, किसी बच्चे को आपने दिखाया और किसी बच्चे को नहीं दिखाया, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार, अब जिसकी ज़रूरत ही नहीं है दिखाने की डेमोस्ट्रेशन विधि की, उसको भी आप क्या कर रहे हो, डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहे हो, तो ये अवांछित होगा ना। तो आवश्यकता अनुसार ही दिखाना चाहिए, प्रदर्शन से पूर्व नहीं दिखाना चाहिए। मान लीजिए मुझे मार्कर के बारे में आपको पढ़ाना ही है, तो पहले ही मैं बोल दूँगी मार्कर देखिए कैसा है कैसा नहीं, आप उसको पहले अपने
हिडन करके रखो, छुपा के रखो, और जब उस चैप्टर को आप पढ़ाना शुरू कर दो तो जो भी आप बना के लाए हो, चार्ट लाए हो, नमूना लाए हो, रेखा चित्र लाए हो, उस चीज़ को आप दिखा दीजिए। प्रयोग के पश्चात हटाना। अब प्रयोग के पश्चात बच्चे क्या होते हैं, आप कुछ बना के ले गए होते हो, जो भी मॉडल बना के लेते हैं, बच्चे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते रहते हैं, और आप पढ़ा दिए हैं, उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं, और बच्चे हैं ना कंटिन्यू उसी चीज़ को देखे जा रहे हैं। तो जो भी आपने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया उसके पश्चात आप उस चीज़ को वहाँ से हटा दीजिए, उसको कंटिन्यू मत रखिए वहाँ पे। छात्रों से उस पर प्रश्न पूछना, जो भी आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछिए। छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी उपयुक्त विधि मानी जाती है डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पल्स जो होते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा जल्दी सीखते हैं। हम हाई क्लास में भी यूज़ करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। उपयोगिता तो आपको पता ही है, उपयोगिता इसकी क्या उपयोगिता होती है। ये मतलब बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्ट करता है, कॉन्सनट्रेट करता है क्लास में। साथ ही साथ इन पदार्थों को देख करके बच्चों को अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हम बोलते हैं अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, उत्सुकता होती है बच्चों में इंटरेस्ट आता है पढ़ने के लिए, और उनका जो सेंस ऑर्गन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे देखते हुए पढ़ते हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो वो और अच्छे से सीखते हैं। और बालक जिस वस्तु के बारे में सुनता है, प्रत्यक्ष देख रहा है, तो देखने के फलस्वरूप जो उसका कॉन्सेप्ट मैपिंग है, उसके ब्रेन में जो चित्र बन रहा है वो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और इसके द्वारा जो होता है जो तुलना करने की शक्ति का विकास होता है। जो भी आप बच्चों को दिखा रहे हैं उससे बच्चों में तुलना करने की शक्ति का विकास होता है। तो वस्तुओं के प्रदर्शन से हमें काफ़ी समय की भी बचत हो जाती है। हम बच्चों को दिखाते हुए जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, और इससे जो क्रियाशीलता होती है, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। जो भी वो डेमोन्स्ट्रेशन में देखते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है। तो ये बच्चे जो होते हैं, सारे बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, और जो कठिन विषय होता है उसको भी हम सरल विधि द्वारा देखते हुए, दिखाते हुए पढ़ा देते हैं। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन विधि क्या होती है। डेमोन्स्ट्रेशन विधि के भेद कितने हैं, विधि नहीं बोल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पल के कितने भेद हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पल के उपयोग की विधि क्या है, और डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पल के महत्व क्या होते हैं। तो महत्व में आप सब लिख लीजिएगा ना, रोचकता का होता है, इंटरेस्ट होता है बच्चों का, तो ये सारी चीज़ें आपका उपयोग में हो जाएगा। इसी के साथ आज डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पल समाप्त हो जाता है करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में। थैंक यू सो मच।